जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक सर। आप मैडम आप ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र। आप कंटिन्यू कर लीजिए। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मी शहजाद हाशमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, हम लोगों ने स्टार्ट किया था बूट कैंप, जिसमें हमने देखा था 6 डेज का हमारा एक प्लान है जिसको हमने आज स्टार्ट किया है। फर्स्ट डे हमारा टॉपिक था अडॉप्टेबिलिटी। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल, कि एज अ राइटर स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल जो है वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती हैं और उस रिसर्च स्किल के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। अब हमने एक चीज को अडॉप्ट कर लिया, हमने अपनी फेलियर्स को देख लिया, हमने कंसिस्टेंसी पे फोकस कर लिया, हमने ये सब देख लिया कि एक राइटर के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है। अब जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हमारे लिए जो एक चीज अहम होती है वो होती है रिसर्च स्किल। आप जिस भी टॉपिक पे लिखते हैं, मिसाल के तौर पे आप बैकपैक पे लिखते हैं, हेल्थ से रिलेटेड किसी टॉपिक पे लिखते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड किसी टॉपिक पे लिखते हैं, किसी प्रोडक्ट पे लिखते हैं, रियल स्टेट पे लिखते हैं, किसी पे भी लिखते हैं, तो वहां पे आपके लिए जो अहम चीज होती है वो होती है रिसर्च स्किल। एक तो तरीका है कि मैं सिंपल गूगल पे जाऊं और वहां जाके टॉपिक के बारे में लिखूं और जो जो सामने आए उसको देखूं और उसको खुद करके अपने कंटेंट में ऐड कर लूं। एक तरीका क्या होता है कि मैं उसको कुछ उस पे कुछ चेकलिस्ट लगा के, उस पे कुछ फिल्टर्स लगा के, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के मैं एक डाटा को निकालता हूँ कि हाँ यार ये वाला जो डाटा है मेरे लिए जरूरी है। एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कंटेंट लिखना है, आपने अडॉप्टेबिलिटी अपने अंदर ऐड की, अपनी नेचर के अंदर, अपनी अपने काम की नोयत के अंदर, और देन आप काम कर रहे हैं और अब आपने रिसर्च स्किल के ऊपर आना है। अब रिसर्च स्किल के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सर्चिंग फॉर द इन्फॉर्मेशन। हम सिंपल गूगल पे जाते हैं, हम लोग फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होता है, हम गूगल से जाके सवाल पूछ रहे होते हैं कि गूगल हमें बताओ फलाना मसला जो है कैसे हल हो सकता है, फलानी प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो गूगल हमें उसके बदले में कुछ चीजें दिखाता है, कुछ रिजल्ट्स दिखाता है उन कीवर्ड्स की बेस पे। अब इंफॉर्मेशन सर्च करने के बहुत से तरीके हैं। नॉर्मली हम लोग एक बड़े छोटे छोटे कीवर्ड्स देख के मालूमात हासिल कर लेते हैं। बाज दफा टॉपिक ऐसा होता है कि कम थोड़ा लिखने के बावजूद भी हमें डिटेल अच्छी मिल जाती है। बाज दफा टॉपिक ऐसा होता है कि ज्यादा लिखते हैं तो उस पर जाके हमें सही जवाब मिलता है। अब रिसर्च के दौरान हमने डिफरेंट मालूमात को इकट्ठा करके उसकी डिटेल्स पे तवज्जो देनी होती है। बाज दफा जो स्टार्ट में हमारे पास टॉप रिसर्च में रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो उतने यूजफुल नहीं होते, जो बाद में आ रहे होते हैं वो यूजफुल होते हैं। तो इस चीज का एनालिसिस करना या इस चीज को मेक श्योर करना कि हाँ ये वाली स्किल जो है, ये वाला जो सॉरी रिजल्ट है, ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है और ये यूजफुल नहीं है। अब डेफिनेटली एक फ्रेश राइटर को ये पता नहीं चलेगा, एक फ्रेश बंदे के लिए मुश्किल है कि मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ भाई। तो डेफिनेटली वो फिर आपको जो ऑनवर्ड ट्रेनिंग्स होंगी, जो जो हमारी एडवांस ट्रेनिंग्स है उनके अंदर तो ये चीज भी सिखाई जाती है कि ये वाला मटेरियल काम कर, ये मटेरियल काम कर नहीं। वो कैसे, वो देखो वो एक आइडिया ही होता है, वो एक आइडिया ही होता है। वो कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा एक्सपर्ट जो है वो उसको सिर्फ देख के नहीं बता सकता। डेफिनेटली वो देख के हम सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं, एक आइडिया लगाते हैं, लेकिन वो आइडिया इस हद तक मेरा एक परफेक्ट आइडिया हो जो वाकई में सही हो, सही रिजल्ट मुझे दे रहा हो। उसके बाद टेकिंग नोट्स। हमारा सबसे बड़ा मसला कि डिजिटल काम करते हैं तो नोट्स किस चीज के? मोबाइल के नोटपैड पे लिख लिया, लैपटॉप के अंदर लिख लिया। इनफैक्ट मेरे अंदर भी बीच में आदत डेवलप हो गई थी कि मैं क्या करता था, मैं पेपर पेन को मैंने बिल्कुल यूज करना छोड़ दिया था। पेपर पेन के ऊपर नोट्स बनाना, आप एक टॉपिक पे लिख रहे हो, डिफरेंट पैराग्राफ्स आप लोगों ने बनाने हैं, उनके ऊपर आपने
नोट्स लिखने हैं। अच्छा, अब वो नोट्स ये नहीं कि आपने मतलब उसको पे थ्योरी लिखने बैठ जाना है। आप जब एक सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं, एक टॉपिक या एक पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं, तो बीच में होता क्या है, हमारे माइंड में ना कुछ आइडियाज आ रहे होते हैं, और ये वो आइडियाज होते हैं जो आते हैं और आते ही चले जाते हैं, उनको जाने नहीं देना। दिमाग में जो चीज आती है, जो चीज आ रही है, उसको आप नोट डाउन करते जाए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। एक अच्छी रिसर्च की ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अच्छे रिसर्च के लिए। टाइम मैनेजमेंट, क्लाइंट ने कहा कि जी 2000 लफ्ज आपने मुझे 2 दिन में लिख के देने हैं। अब जरूरी नहीं कि आपने उसको दूसरे दिन के एंड तक लेके जाना है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर 2000 लफ्ज का टारगेट मिला है, अगर 2000 लफ्ज का टारगेट मिला है, तो आप कभी भी उसको अगले दिन के एंड पे मत लेकर जाएं। आप फर्स्ट डे में अपना मोर देन 80% काम जो है वो कंप्लीट रखें। क्योंकि नेक्स्ट डे जब आप 20% कंप्लीट करके जब उसकी प्रूफ रीडिंग करेंगे, तो वहां पे आपका टाइम अच्छा खासा लग जाएगा। और हमेशा क्लाइंट को एक रीजनेबल टाइम के अंदर काम प्रोवाइड करें। अब टाइम मैनेजमेंट होगी कैसे, सवाल ये पैदा होता है। सवाल इस तरह से, इस सवाल का जवाब हम दे सकते हैं कि आप घड़ी के साथ चलें, अपने आप को चैलेंज दें, इतने अल्फाज मैंने इतने टाइम में निकालने हैं, रिसर्च निकालनी है। अब ये फर्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चीजों को फॉलो करते हैं, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो रही होगी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि गुड कंटेंट एंड बैड कंटेंट, गुड कंटेंट एंड बैड कंटेंट। अगर मैं बैड कंटेंट पे टाइम वेस्ट करूंगा, तो डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी। अगर मैं गुड कंटेंट पे टाइम लगाऊंगा, तो ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी, मुझे कम टाइम में अच्छा काम मिल जाएगा, अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ट्रेट है रिसर्च के दरमियान, रिसर्च करते हुए। डेफिनेटली आप, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 95+% है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर अगर दिन में या एक टाइम में 100 लोग सर्च करते हैं, तो 100 में से 95%, 95% लोग वो होते हैं जो अपने मसलों का हल ढूंढते हैं। सो एज अ रिसर्चर आपका काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एक कंटेंट में, एक आर्टिकल में, एक ब्लॉग पोस्ट में, एक वेबसाइट में, अब आप ये सोचेंगे वो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन से कितने लोगों को फायदा हो रहा है। तो अल्टीमेटली आप जो इस ग्लोबल विलेज में एज अ राइटर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं रिसर्च करके। उसके बाद कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। सबसे बड़ा मसला क्या आता है जी, अ, अब मैं आपको इसकी एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। तो एग्जांपल ये है कि जैसे मैं हूँ, मेरे साथ एक कम्युनिटी है, लाइक वो कम्युनिटी जो अ, एक एक राइटर होता है, जैसे वो मंजर आम पे होता है, जैसे मेरे बारे में पता जी ये राइटर है, ट्रेनर है। कुछ ऐसे जिनको लोग नहीं जानते, और वो लोग भी नहीं चाहते कि हमें को जाने। वो बस इंट्रोवर्ट टाइप उनकी नेचर है, वो क्या करते हैं, अपना काम किया, पैसे लिए और साइड पे। लेकिन वो अपनी फील्ड में मुकम्मल है। अब वो समझ लें कि मेरे फेलोज दोस्त समझ लें, या वो हमारे राइटर कम्युनिटी समझ लें, जिनसे मेरी मुलाकात होती रहती है। अब हम लोग कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स के ऊपर बड़ा काम करते हैं। हर किसी ने अपनी एक प्रायोरिटी रखी होती है। हमारे क्रू की, हमारे ग्रुप की एक कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स प्रायोरिटी है। ये सारे काम हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं जितने भी हैं। लास्ट वाला ना, फिर हम एक दूसरे से रिजल्ट्स शेयर करते हैं कि यार मैंने ये वेबसाइट बनाई थी, या मैंने इस पे काम किया, तो उस पर रिजल्ट्स ये आ रहे हैं। फिर हम सोचते हैं कि इतने अच्छे आ रहे हैं, तो उसकी वजह क्या हो सकती है। बुरे आ रहे हैं तो वजह क्या हो सकती है, अच्छे आ रहे हैं तो उसकी रीजन पता चले, ताकि उस रीजन के ऊपर मजीद फोकस्ड होकर काम किया जाए। बैड इंप्रेशन आ रहे हैं तो बैड क्यों आ रहे हैं, उस रीजन पर वर्क करके उसको सॉल्व किया जाए। तो ये एक पूरी रिसर्च का पार्ट है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D और ट्रेनिंग, ये दो ऐसे चीजें होती हैं जिन पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, और कंपनीज भी इस पे सबसे ज्यादा काम करती हैं। उसके बाद हाउ कैन आई बिकम अ स्ट्रॉन्ग रिसर्चर। मैं, एक सवाल है, ये एक वो सवाल है जो स्टूडेंट का होता है कि सर कैसे एक अच्छा रिसर्चर बन सकता हूँ, मैं कैसे अच्छी रिसर्च कर सकता हूँ, मैं ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाऊं कि एक अच्छी रिसर्च में कर सकूं। 6 6 घंटे बैठने से अच्छी रिसर्च नहीं होती, याद रखिएगा। सारी सारी रात बैठ के
जागने से, कंप्यूटर पे टकरे मारने से, टाइप करने से, सवाल जवाब ढूंढने से रिसर्च नहीं होती। उसमें तुक्का ही लग सकता है। सारी सारी रात बैठ के या 10-10 घंटे बैठ के किसी चीज को तलाश करना, उसमें तुक्का ही लग सकता है, लेकिन वो आपको एक स्पेसिफिक या एक वैलिड रिजल्ट की तरफ नहीं लेके जाती। तो रिसर्च, अच्छा रिसर्चर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको ब्रॉड से स्पेसिफाई आना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप फैशन के ऊपर लिखना चाहते हैं, फैशन के टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं। अब फैशन एक बहुत वास्ट फील्ड है। मेन फैशन, वुमेन फैशन, किड्स फैशन, इन्फेंट्स फैशन, फिर किड्स में भी बेबी फैशन, बेबी बॉय फैशन, बेबी गर्ल फैशन। ठीक है जी। अब उन इन 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 जेंडर्स के, इन इन कैटेगरीज के समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये सारे फैशन। अब कहीं पे अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो डेफिनेटली उसका एक सेपरेट फैशन होगा। अब मैं अगर फैशन में ही रिसर्च करता रहूंगा तो मैं कभी भी फैशन के ऊपर काम नहीं कर सकूंगा। मुझे उसको स्पेसिफिक करना है। मैं मेन फैशन पकड़ सकता हूँ, मैं वुमेन फैशन ले सकता हूँ, मैं किड्स फैशन ले सकता हूँ। लेट से मैंने किड्स फैशन ले लिया, तो किड्स के अंदर मेन फैशन की बात कर लेते हैं। मेन फैशन ले लिया तो मेन फैशन में हमारे पास क्या कुछ आ जाता है? हैट्स, पी कैप्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स। एक होती है नजर की ऐनक, एक होती है जो दूसरे गॉगल्स होते हैं रे बैंड टाइप, वो अलग फैशन के अंदर आ जाता है। फिर ये जो बैंड्स होते हैं, कैजुअल टी शर्ट्स होती हैं, फॉर्मल ड्रेसिंग होती है, जीन्स होती हैं, शॉर्ट्स होते हैं, शूज होते हैं, स्नीकर्स हैं, फॉर्मल बूट्स हैं, सॉक्स हैं, ट्राउजर्स हैं। ठीक है। मेन बैग्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो अब ये सारी कैटेगरी मैन फैशन के अंदर आ जाती है तमाम पर। हाँ, अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर लेता हूँ कि हाँ, ये जो एक चीज मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जी मैं टी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स ले लेता हूँ, अब मेरा माइंड क्लियर है कि मैंने मेन के टी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स के ऊपर रिसर्च करनी है और उसके ऊपर एक डाटा निकालना है मुझे। या अगर मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ तो मैं अपने जहन को डाउन साइज करूंगा, अपनी रिसर्च को प्योरीफाई करने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए कि मुझे फिजिकल एजुकेशन पे काम करना है, रिसर्च करनी है, मुझे डिजिटल एजुकेशन पे काम करना है। चलें जी, मुझे डिजिटल एजुकेशन पे काम करना है। अब डिजिटल एजुकेशन में मुझे किस कैटेगरी पे काम करना है? मुझे फ्रीलांसर्स के डिजिटल एजुकेशन पे काम करना है, या ये जो एकेडमिक यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस की क्लासेस होती हैं उनके डिजिटल एजुकेशन पे काम करना है, या ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज डिजिटल सर्टिफिकेशन करवाती है मुझे इस पे काम करना है? सब कैटेगरी होगी ना। तो देन मैं जाके देखूंगा कि हाँ, इस पे काम करना है। अब मैं इसके ऊपर डाटा निकालूंगा और इसके ऊपर रिसर्च करूंगा। उसके बाद क्वालिटी रिसोर्स रिकग्निशन। मैंने आपको प्रीवियस यहाँ पे बात की थी सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन में कि हमें नहीं पता चलता कि ये डाटा अच्छा है या बुरा है, यानी कि गुड कंटेंट एंड बैड कंटेंट। तो आप कैसे स्ट्रॉन्ग रिसर्चर बन सकते हैं? जब आपको ये इस चीज को रिकॉग्नाइज करना आएगा, इस चीज की पहचान होगी कि क्वालिटी सोर्स कौन सा है, क्वालिटी रिसोर्स कौन सा आया, ये वाला जो कंटेंट है ये अच्छा है या ये बुरा है, क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप वेब कंटेंट कर रहे हैं, चाहे आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, वट एवर यू आर राइटिंग। बात अभी सिर्फ राइटिंग की हो रही है, अभी किसी स्पेसिफिक राइटिंग की टाइप की नहीं हो रही। तो ये क्वालिटी रिसोर्स, और ये जो क्वालिटी रिसोर्स वाला फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट होता है कंटेंट पे और एकेडमिक पे, इन दो पे ज्यादा इंप्लीमेंट होता है। उसके बाद वेरीफाई इंफॉर्मेशन फॉर सेवरल रिसोर्सेज। कभी भी मालूमात को एक चीज के ऊपर रिलाई करते हुए कंफर्म नहीं करना। मिसाल के तौर पे Amazon एफिलिएट आर्टिकल, आर्टिकल की एक टाइप है। या हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट रिव्यू। मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज लिखने हैं तो मैं उसको एक या दो या तीन लोगों की बताई हुई बातों के ऊपर उसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। मुझे मल्टीपल सोर्स से, मल्टीपल वेबसाइट से, मल्टीपल वेबसाइट्स के मैनी सेवरल नंबर ऑफ रिव्यूज से मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि आया ये बात ठीक है या गलत है। उसके बाद ऑलवेज ओपन टू आंसर्स।
एक अच्छा रिसर्चर वो होता है जो हमेशा जवाब देने के लिए तैयार होता है। मतलब मैं एक अच्छा रिसर्चर खुद को कहलाता हूँ, तो आप मुझसे पूछते हैं कि सर ये चीज आपने की है, ये कैसे की है। मैं कहूँ नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये मेरा ट्रेड नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, आपके माइंड में 10 सवाल और आएंगे। ठीक है, तो आप मुझसे 10 सवाल और करेंगे। उन 10 में से हो सकता है मैं आपको 5 का या 6 का जवाब दे पाऊं, बाकी 4 या 5 का जवाब मैं ना दे पाऊं। तो वो 4-5 मेरे लिए एक सवालिया निशान बन गए। अब मैं उन 4-5 को रिसर्च करूंगा कि यार ये क्या चीज होती है। और ये होता है। मतलब हम आज भी मेरी इंडस्ट्री में जो मेरे से बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, यानी कि जिन जो ट्रेनर्स नहीं है बट वो राइटिंग करते हुए उन्हें 20-20 साल भी हो गए, तो वो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज को ऐसी चीज बता देते हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो मैं फिर उसको आके घर आके फ्री टाइम में मैं उसको उसी टाइम अपने मोबाइल फोन में नोट पैड के ऊपर नोट डाउन कर लेता हूँ। कभी मेरे पास अगर पेपर पेन ना भी हो, पेपर पेन हो तो मैं उसको नोट डाउन करके मैं उसको अपने वॉलेट में रख लेता हूँ कि इस पे मैंने काम करना है। नहीं तो मैं मोबाइल फोन में फौरन से चुप करके जो है ना उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। और फ्री टाइम में मैं अपनी वो लिस्ट खोलता हूँ, एक एक करके उस पर काम करता हूँ, उस पर नोट्स तैयार करता हूँ। वो ये मेरी आदत है। मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं वो सिर्फ अपने वो नोट्स तैयार करता हूँ। वो सिर्फ मुझे पता होता है, वो मुझे ही वो टर्मिनोलॉजी समझ आती है। यूँ समझने जैसे वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती है ना, कि जिसको वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग पढ़ी होती है उसी को समझ आती है। तो वो कीवर्ड्स वो मुझे ही समझ आ रहे होते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं उसको नोट डाउन करता हूँ। तो ओपन टू आंसर्स, हमेशा आप ओपन टू आंसर्स रहेंगे, डिस्कस करेंगे चीजों से, चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो आप, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये रिसर्च ऐसे करनी है, तो जरूरी नहीं कि जितनी इफेक्टिव वे में मैं उसको रिसर्च कर सकूंगा आप भी उतने इफेक्टिव वे में कर सको। और ये भी जरूरी नहीं है कि मेरी बात सुन के आप मुझसे ज्यादा अच्छी उस चीज पे रिसर्च कर लो, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक बंदे को पता है कि रिसर्च ऐसे होती है, 10 बंदों को बता दिया कि जी रिसर्च ऐसे होती है, 10 में से 3 लोग अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, 7 अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। इसमें ना कसूर उन 3 का है, ना कसूर उन 7 का है। बस समझ आने की बात है, वो 7 पर और एफर्ट करते हैं तो वो उन 3 के लेवल की रिसर्च करते हैं। तो हर किसी के लिए चीजें डिफरेंट होती हैं और इट टेक्स टाइम समटाइम। कीप योर डाटा ऑर्गेनाइज, बड़ी ही खूबसूरत बात, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज रखना। हमेशा कंटेंट लिखते हुए डाटा को ऑर्गेनाइज रखना है, ताकि ये टाइम मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगा। अगर आपने 50 पैराग्राफ लिखने हैं तो हर पैराग्राफ का डाटा आप बुलेट्स की फॉर्म में, अगर पेज पे लिख रहे हैं तो आप उसकी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आप ऊपर नीचे इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो उसको ऐड और लेस कर सकते हैं। पेपर पेन है ना, मैं नॉर्मली लिखते हुए जब मैं लिखता हूँ पेपर पेन पे, तो मैं पेंसिल से लिखता हूँ, मैं पेन से नहीं लिखता। मैं पेंसिल और रबर अपने पास रखता हूँ, अरेजर, ताकि मुझे एडिट करना पड़े तो मैं उसको रेज करके एडिट करके उस फाइल को महफूज रख सकता हूँ अपने पास। आप भी इस प्रैक्टिस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक एडवांटेजेस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। एक चीज के बारे में जानना है। अब अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है? गूगल, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, कंपेटिटर वेबसाइट, यानी कि अगर मैं एक चीज के बारे में लिख रहा हूँ तो डेफिनेटली और लोगों ने भी उसके बारे में लिखा है वो। उसके अलावा एक और सोर्स है जो आपको शायद ही किसी ने कभी बताया हो, ई बुक्स। ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। डेफिनेटली अगर आपने टॉपिक, अब आप दिन में 2 टॉपिक पे लिखते हो तो डेली आप 2 नई किताबें खरीद के तो नहीं ला सकते ना। आएंगे जाएंगे परचेज करेंगे, हर बंदे की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती कि वो 2-4 हज़ार रुपए की किताबें खरीद ले। तो इंटरनेट पे बड़ी ई बुक्स पड़ी होती हैं, हर टॉपिक के ऊपर फ्री ई बुक्स पड़ी हैं। आप कोई भी टॉपिक तो आपको बनोगे इस पे रेलिवेंट किताब मिल जाएगी। ई बुक्स डाउनलोड करें, उसमें से रेलिवेंट चैप्टर निकालें, रेलिवेंट टॉपिक निकालें। हर किताब के शुरू में एक इंडेक्स लिस्ट होती है, इंडेक्स होता है कि किस पेज पे कौन सा टॉपिक है या कौन सा चैप्टर किस पेज पे। रेलिवेंट चैप्टर खोलें, उसको स्किमिंग करें, गो थ्रू करें, उसको पढ़ना नहीं, याद नहीं करना उसको। याद करने का नहीं मैं कह रहा, तो जल्दी जल्दी पढ़ना है। अब ये आपका अवेलेबल रिसोर्स है, गूगल आपका अवेलेबल रिसोर्स है, आपका ई बुक्स अवेलेबल रिसोर्स है। ये आप शुरू में 4-6 महीने प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसके बाद आप अपने अंदर इतनी बड़ी तब्दीली में महसूस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना अच्छा हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस अच्छा होगा ना तो आप ऑटोमेटिकली अडॉप्टेबिलिटी का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। और ऑब्वियसली अल्टीमेटली जब ये चीजें इंप्रूव होंगी, स्किल इंप्रूव होगी, तो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस होगा। अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस होगा तो अच्छा क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट तो मीन्स अच्छी
इनकम। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो जनाब ये था आज का लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एसईओ की अंडरस्टैंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एज ए कंटेंट राइटर आपके लिए एसईओ का क्या किरदार हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टेक केयर जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।